हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद कार्तिक। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। ये है ब्लड चैप्टर का पार्ट 4। इसमें मैं ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में आपको टोटल डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं इधर। तो हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसके साथ अलेक्जेंडर वीनर भी था, पर वो आरएच फैक्टर में आएगा। और कब डिस्कवर किया था? 1901 में 1901 में डिस्कवर किया था। अब ब्लड में आते हैं। हमें पता है ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ब्लड पार्टिकल्स और एक होता है प्लाज्मा। ब्लड पार्टिकल्स या ब्लड सेल्स कुछ भी कहो। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं, ब्लड का जो मेन चैप्टर था हमारा। तो ये आरबीसी का इसमें काम है सिर्फ। अब प्लाज्मा होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जो बीमारियों से हमें प्रोटेक्शन देती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको तुरंत खत्म कर देती है। वैक्सीन भी इसी चीज पे बेस्ड होती है। अब एंटीबॉडी, उसका ये फिगर होता है। ये प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी तैरती होती है, उसी तरह से एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर तैरती है। उसी कुछ इस तरह की शेप होते हैं। पर हम सिर्फ ये जो पार्टिकल है ना, इसी को यूज करते हैं एंटीबॉडी के डायग्राम के लिए। सिर्फ इसका एक स्पाइक यूज करते हैं। अब आरबीसी की तरफ आते हैं। आरबीसी होती है, इसके अंदर एंटीजन होता है। एंटीजन की क्या शेप होती है? ये होती है एंटीजन की शेप। अब इधर से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो एक तो पूछेगा कि प्लाज्मा और आरबीसी में से एंटीबॉडी कहाँ होती है। एंटीबॉडी कहाँ होती है? ये प्लाज्मा के अंदर होती है। और एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज से आप ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हो, एंटीजन से या एंटीबॉडी से? तो हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटीजन से। ओके। अब देखो, आपने कभी भी सोचा होगा, आप कभी भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते हो तो लैब में वो आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, एक स्लाइड पे रखते हैं, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल के उसे पतला करते हैं, उस पे एक और स्लाइड रख के उसे मतलब मैश करके, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे जूम करके देखते हैं, और फिर वो आपका ब्लड ग्रुप बताते हैं। कभी सोचा ऐसा कैसे बताते होंगे? वो एकदम चुटकियों में आप भी जान सकते हो। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। आपको बस एक चीज की जरूरत पड़ेगी उसको ढूंढने के लिए, माइक्रोस्कोप की। अब देखो, प्रकृति ने कितना सोच के बनाई है सारी चीजें। ये देखो, ये है एक एंटीजन। एंटीजन के स्पाइक्स होते हैं। एंटीजन ए है ये। तो जो ए एंटीजन है, ए हम ऐसे बनाते हैं। तो जैसे कैपिटल ए का एक स्पाइक होता है, उसी तरह इस ए एंटीजन में भी स्पाइक्स होते हैं। वही आप सोचोगे यहाँ पे बी एंटीबॉडी क्यों है? एंटीबॉडी बी इसलिए है क्योंकि एंटीबॉडी ए होती है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। उसमें ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं एक ही शेप के। पर अगर इसमें नुकीला हुआ तो ये ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से फंस जाएगा। ये रही ए एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर क्या, वो फ्लो नहीं कर पाएगा ब्लड, और इंसान उसी जगह मर जाएगा। क्योंकि है ना, ब्लड अगर मूव नहीं करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी बॉडी पार्ट, ठीक है। तो अगर आप फाइंड आउट करोगे तो माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो जिस भी एंटीजन की स्पाइक्स होंगी वो आप पता लगा लोगे कि ये एंटीजन ए है। एंटीबॉडी को देखने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब एंटीजन से पता लग गया है। अब बी की तरफ आते हैं। बी कभी, और ये एंटीबॉडी है ना, ये बी, ये कभी भी आप बी बनाते हो, स्मॉल बी यहाँ पे है, तो बी में जैसे ये कर्व है ना, ये कर्व सेमी सर्कल, उसी तरह यहाँ पे भी सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें भी सेम ये है, इसमें एंटीजन बी है। ये एंटीजन बी होने की वजह से जैसे बी का कर्व होता है, वैसे इसके बाहर भी सेमी सर्कल्स है,
बहुत सारे सेमी सर्कल्स है अलग अलग जगह पर। ओके, ये जो बी है इसके साथ ए एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए। अब कैपिटल ए कैसे बनाते हो, इस तरीके से, एक स्पाइक बन रहा है, एक नुकीला सा, उसी तरह इसमें भी। पर बस ये फर्क है कि एंटीबॉडी में ऐसे बाहर नहीं निकला होता, एंटीबॉडी में ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ओके, और यहाँ पे भी ये सेमी सर्कल, ये नुकीला ट्रायंगल शेप का, तो ये एक दूसरे में फंस नहीं सकते, न ये एक दूसरे में फंस सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो, कभी भी ऐसे क्यों कहते हैं कि कोई भी एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। मान लो आप ये बी ब्लड ग्रुप ए में ट्रांसफर कर देते हो तो क्या होगा, आदमी की मौत हो जाएगी। ऐसा क्यों, वो मरेगा क्यों? आप खुद देखो, ये जब हम ब्लड ग्रुप इसमें ट्रांसफर करेंगे तो जो ये बी के जो ये सेमी सर्किल वाले एंटीजन है ये जाके इसमें फंस जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे तो ये दोनों अटक के, और ये ऐसे ऐसे मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, ये फंस जाएंगे। सेम ये होगा, ये एंटीबॉडी ए के साथ फंस जाएगा, एंटीजन ए, और ये भी ऐसे मूव नहीं कर पाएंगे और ब्लड फ्लो नहीं होगा और फिर आदमी डेड। अब यहां पर देखते हैं, ये है ए बी, इसके अंदर ए की तरह स्पाइक्स भी होते हैं नुकीले, और बी की तरह ये जो कर्व है ना ये भी होता है, सेमी सर्कल और स्पाइक दोनों होते हैं। पर अब इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर इसके साथ हम एंटीबॉडी ए रख देते हैं, एंटीबॉडी ए रखी तो स्पाइक्स फंस जाएंगे, एंटीबॉडी बी रखी तो एक कर्व यानी ये सेमी सर्कल फंस जाएंगे। अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, दोनों रख दी तो दोनों फंस जाएंगे। इस वजह से इसके साथ एंटीबॉडी होती ही नहीं है, इसके तो सही है, इसके नो एंटीबॉडी। अब ये ओ, ये एकदम चिकना चिकना होता है, जैसे कभी भी आप बाल कटवा लेते हो गंजे हो जाते हो ना, तो ऐसे एकदम साफ साफ होता है ना, उसी तरीके से ये एकदम प्लेन, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ये है ओ ब्लड ग्रुप, ये प्लेन है तो कोई भी लगा दो इसके साथ एंटीबॉडी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि फंस ही नहीं सकता। वही आप मानो कि एंटीबॉडी बी रख दी इधर तो फंसेगी नहीं क्योंकि इसके ऊपर ना ये कर्व है ही नहीं। वो इसके साथ एंटीबॉडी ए रख दी तो इसके साथ तो स्पाइक्स भी नहीं है जो ये फंसेगा, तो इसके मजे ही मजे। अब इसके साथ कोई दोनों एंटीबॉडी होती है, तो एंटीबॉडी मैंने क्या बताया था, हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके उसको जड़ से किल कर देती है, तो एक किल करती है। तो इसके पास दोनों एंटीबॉडीज है दोनों तरह की, तो यानी जो ओ ब्लड ग्रुप है ये बहुत कम बीमार पड़ते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बहुत कम बीमार पड़ते हैं। अब आप सोचोगे कि इस बेचारे का क्या होगा, इसके पास तो एंटीबॉडी ही नहीं है। तो इसी वजह से एंटीबॉडी ना होने के कारण ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये भी फंस सकता है, ये भी फंस सकता है, बेचारे के पास दोनों ही नहीं होते। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि आप माइक्रोस्कोप में इसे कैसे देखोगे, आप पता लगा सकते हो अब तो नॉर्मली अपना ब्लड ग्रुप। अब आप लोगों ने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स अब हम इस पर आते हैं, ये हमारा RH फैक्टर है। ओके, RH फैक्टर ये सबसे पहले अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा था, कब, 1940 में। तो लैंडस्टीनर और वीनर, इसमें सबसे ज्यादा जो मेन था वो अलेक्जेंडर वीनर का वर्क था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने हालांकि उनकी हेल्प की थी। अब ये आप पहचान ही चुके होंगे, ये है ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि इस पे ए की शेप बनी हुई है, ए की तरह स्पाइक्स बने हैं, और ये पहचान गए होंगे क्योंकि इसमें कर्व बना है बी की तरह, तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। तो जब इन्होंने इस पे ध्यान दिया तो इन्होंने कुछ और चीजें भी देखी, जैसे उन्होंने एक बंदर को बुलाया, उन्होंने एक बंदर का ब्लड लिया ना और फिर उसको अच्छे से चेक किया। उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उन्होंने देखा कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप की चीजें भी थी, और करीब इस टाइप की पूरे सेल पे कहीं कहीं थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
अब वो सोचे कि जो स्पाइक होती है, कि वो सोचे कि ये स्पाइक होती है, इससे तो हम ए ब्लड ग्रुप मान लेते हैं, ये कर्व होता है तो हम बी मान लेते हैं, ये दोनों होते हैं तो ए बी मान लेते हैं, और एकदम क्लीन होता है, प्लेन होता है तो उसको ओ मान लेते हैं। पर ये क्या आ गया स्क्वायर सा, ये क्या है? तो फिर इससे पता लगा, फिर है ना उन्होंने क्या किया, एक और बंदर को लाए, उसका भी चेक किया, उसमें नहीं था। फिर उन्होंने उनको मतलब ऐसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए इसको जानने के लिए, और फिर उन्होंने बहुत सारे बंदरों का ब्लड कलेक्ट किया, और फिर बहुत सारे बंदरों का ब्लड कलेक्ट करके उन्होंने देखा कि कुछ में ये शेप थी और कुछ में नहीं थी इसकी तरह। तो मतलब फिर उन्होंने क्या किया, जैसे कभी भी आप देखोगे, अगर हम मैथ्स में देखें, पॉजिटिव यानी कि मैथ्स में पॉजिटिव यानी वो इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव यानी वो डिक्रीज हो रही है मैथ्स में। और फिजिक्स में देखें तो पॉजिटिव यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है, आगे जा रहा है, और नेगेटिव यानी वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, यानी पीछे जा रहा है। और केमिस्ट्री में देखें तो पॉजिटिव अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, नेगेटिव अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो इसी तरह कोई भी बायोलॉजी में पॉजिटिव नेगेटिव किसको मानते हैं, बायोलॉजी में पॉजिटिव नेगेटिव किसको कहते हैं, कोई भी चीज अगर जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं अगर वो प्रेजेंट है तो उसे हम पॉजिटिव बोल देंगे, और अगर वो एब्सेंट है, उस जगह पे नहीं है, तो उसे नेगेटिव बोलेंगे। मान लो कि मैं ब्लड चेक करवाया, उसमें कोरोना का चेकअप किया, कोरोना पॉजिटिव है, गया, और वही अगर उसमें कोरोना नेगेटिव आया, बच गया, जान बची तो लाखों पाए, यानी वो एब्सेंट है उस जगह। तो सेम इस तरीके से इसमें ये है, इसमें ये RH, इसको क्या, ये जो स्क्वायर शेप है इसको इन्होंने नाम दिया RH एंटीजन, इसको इन्होंने RH एंटीजन दिया, जिसमें RH प्रेजेंट है। ए ब्लड ग्रुप का तो है ही एंटीजन, पर ये RH एंटीजन बन गया क्योंकि इसमें RH पॉजिटिव है। ओके, ये जो है ना स्क्वायर, लेकिन ये RH एंटीजन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब इसको RH एंटीजन बोल दिया, ये RH पॉजिटिव हो गया। अब इसमें क्या, इसमें नहीं है तो ये RH नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हमें पता लग गया। और अब जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है वो O पॉजिटिव है, आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? कुछ मैं आपको टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करके उसका डायग्राम बनाओ। आपने वीडियो पॉज करके अब शुरू कर दी होगी, अब मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। ये एक सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल। अब ये जो होता है ये O बन गया, इससे हमें पता लग गया क्योंकि इस पे कुछ नहीं है तो ये O ब्लड ग्रुप बन गया, एकदम क्लीन है। अब पॉजिटिव कैसे पता लगाते हैं? अगर उस पे RH एंटीजन है तब इस पे RH एंटीजन बनाते हैं। ये हमने बनाया यहां पे भी और यहां पे भी, ये हमारा RH एंटीजन बन गया, तो ये बन चुका है O पॉजिटिव। अब इसकी एंटीबॉडी कैसे बनाओगे? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसकी एंटीबॉडी कैसे बनेगी? इसमें दोनों एंटीबॉडी होगी। ये पहले हम कौन सी बना लेते हैं? पहले ये पहली इसमें कर्व हो गया तो ये B बन गई। अब A का बनाता हूं मैं, ये A का बन गया। हालांकि ये फिगर अच्छे नहीं बने हैं, आप बनाओ तो थोड़ा अच्छे से, मतलब टाइम यूज करके बनाना अच्छे से। ये तो आप मेरे ब्लड ग्रुप का आपने बना लिया होगा। अब आप खुद के ब्लड ग्रुप का भी एक फिगर बना के ट्राई करना, खुद का बना लो, और साथ में खुद का ही नहीं उनका भी बना लेना, जिनसे आप फोन पे बात करते हो उनसे पूछ लेना, और फिर इन ब्लड ग्रुप की प्रैक्टिस कर लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक चीज आपको बताता हूँ,
RH फैक्टर ये मैं आपको बता चुका हूँ। RH फैक्टर में यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यानी सर्वदाता, वो है O नेगेटिव। ओ ब्लड ग्रुप ओ भी बता सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा डिटेल से पूछा जाए तो O नेगेटिव बोलोगे आप। O नेगेटिव क्योंकि उस पे ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव, इस पे ना ही कोई चीज है, ना इसके ऊपर कोई एंटीजन है और ना ही इसके ऊपर RH एंटीजन है। इस वजह से ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। O पॉजिटिव होता तो इस पे वो होते RH एंटीजन, इस वजह से हर किसी को नहीं दे सकते। और वो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारे एंटीजन है, इस वजह से तो किसी से भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस ये क्या है, ये एक डिजीज है। ये कब होती है, कोई अगर मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, O नेगेटिव और O पॉजिटिव, तो जब वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो बेबी होगा, फर्स्ट बेबी, वो तो जिंदा बच जाएगा। क्योंकि अब हम एग्जांपल डायग्राम से समझते हैं, ये वो फीटस है, ये फीटस है, यानी जो अपनी माँ के वोम में है अभी फिलहाल। तो जो माँ का ब्लड है, मदर्स ब्लड, वो ये प्लेसेंटा बैरियर है। ये किधर है, एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर एक लिक्विड होता है और उसके अंदर फीटस भी होता है। उस लिक्विड वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है इस फीटस को, किससे, कोई भी एंटीबॉडी से। और साथ में प्लेसेंटा बैरियर है, प्लेसेंटा, इससे सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो प्लेसेंटा बैरियर है, इसको कौन क्रॉस नहीं कर सकते, मदर की जो ब्लड है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो इस प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर O पॉजिटिव है। क्योंकि O पॉजिटिव O नेगेटिव मिलते हैं तब O पॉजिटिव ही बनता है। तो ये O पॉजिटिव ब्लड है, ये O नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मारना नहीं चाहेगा, क्यों मारना चाहेगा, ऐसा रीजन है कि एंटीबॉडी का यही काम होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल उनकी बॉडी में आए तो उसको किल कर दो, तो उनको किल करना चाहेगा, मगर क्या होगा, ये प्लेसेंटा बैरियर उसको क्रॉस नहीं करने देगा, इस वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, लेकिन क्या होगा जब एमनियोटिक सैक फटेगा, फीटस बाहर आएगा, तो फिर उससे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत ब्लड सेल्स वूम में रह जाएगी। इस वजह से क्या होगा, जो एंटीबॉडीज हैं वो उस ब्लड सेल को अटैक करेंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। मगर डिस्ट्रॉय तो कर दिया, पर अब उनके अंदर इस फीटस के ब्लड के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है। अब कभी भी वो ब्लड फिर से आएगा तो अब उसे खत्म करके ही रहेंगी वो। इस वजह से अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकंड टाइम फीटस का फिर से ब्लड ग्रुप क्या, O पॉजिटिव। अब जो मदर का जो ब्लड है उसमें ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिवेट हो चुकी हैं इस फीटस के ब्लड के अगेंस्ट, तो इस बार प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और इस फीटस के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स है सबको खत्म कर देंगी जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होगा, यानी जैसे ही एमनियोटिक सैक फटेगा उस टाइम ये फीटस खत्म, आरबीसी खत्म, तो फीटस भी डेड। ओके, तो अगर सेकंड प्रेगनेंसी को बचाना है, ये जो फीटस है इसको बचाना है, तो क्या किया जाता है, इसके लिए दो मेथड है, दोनों बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला मेथड है कि अगर आपको दूसरा बेबी चाहिए, ये सिर्फ तभी होता है, ये जो है इस फीटस को बाहर निकाल लिया तो 2-3 मिनट बाद ही क्या करते हैं, वो बेबी अपने आरबीसी छोड़ेगा ना, उनको मारने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है मदर के, जिससे वो आरबीसी है ना इस फीटस की, वो अपने आप उस दवाई से मर जाती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज होती हैं उनको एक्टिवेट होने का टाइम ही नहीं मिलता। ओके, एक्टिवेट होती है वो, उससे पहले ही ये आरबीसी मर चुकी है, तो ना वो एक्टिवेट होंगी, ना सेकंड प्रेगनेंसी में वो इस फीटस को मार पाएंगी, क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है फिलहाल।
या फिर दूसरा क्या किया जाता है, अगर ये चीज लेट पता लगी है तो जो बेबी है इसके 8 मंथ्स होने मतलब 9 मंथ्स होने से कुछ दिन पहले इसको निकाल लिया जाता है, जिस वजह से ना वो एमनियोटिक सैक फटेगा, ना एंटीबॉडीज इसको अटैक कर पाएंगी। ठीक है, इसको बाहर निकाल के अलग स्पेशल चैम्बर में रख दिया जाता है और ये उधर अपना डेवलप होता है और ना एंटीबॉडीज को इसकी खबर होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। हमारा जो ब्लड चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगा। टिल देन बाय बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।